प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है ज़मीर अहमद शाह और मैं आपको हिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर देने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था प्राचीन इतिहास का और आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहतरीन क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास की जैसे मैंने कल भी परिभाषा बताई थी कि वर्तमान के प्रकाश में भूतकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ यहाँ पहले थी, है ना? तो उसके लिए एकमात्र हमारे पास, जैसे अगर आप मान लो कहीं घूमने जाते हो तो आपके दिमाग में एक विचार बनता है कि यार यहाँ पर क्या रहा होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? उस जगह की खुदाई ही एकमात्र आपके पास ऑप्शन होगा जो आपको ये बता सकेगा कि यहाँ आज से समय से पहले क्या रहा होगा। बस उसी चीज़ को आधार बनाकर, उसी चीज़ की गांठ बांधकर हम इतिहास के इस वाले पृष्ठ को खोलने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की खुदाई के साथ साथ इस सेक्शन का आरंभ होता है और हमें किस तरह का ज्ञान पढ़ने को मिलता है अलग अलग इतिहासविदों के माध्यम से। ठीक है, पूरे जो इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसको 3 कालक्रमों में हम बांटेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जो ये 3 कालक्रमों में बटेगा। प्राक इतिहास, काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर बढ़ेंगे हम ऐतिहासिक कालक्रम की ओर। ठीक है, अंग्रेजी में नामों की बात करें तो प्री हिस्ट्री, ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, देन हिस्टोरिक एरा, एज या हिस्टोरिक एरा, हिस्टोरिक एज लिख लीजिए आप। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? हिस्टोरिक पीरियड। देखें क्या बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि देखें जो प्राग ऐतिहासिक काल है, कल भी हमने जब शुरुआत की थी तो इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि केवल और केवल ये जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होगा, अर्थात वे साक्ष्य जो केवल हमें खुदाई में प्राप्त होते हैं, जैसे कोई औजार हो या कोई हथियार हो या कोई अस्थियां हो, ठीक है, कोई मृतभांड हो, इस प्रकार के साक्ष्य। किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्यों का कोई प्रमाण इसमें हमको प्राप्त नहीं होता, है ना? तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? औजार, हथियार, ठीक है, अस्थियां, मृतभांड, ठीक है, कोई लिखित साक्ष्य ना होना, लिखित साक्ष्य की अनुपस्थिति। ठीक है दोस्तों, इस वाले एरा के अंदर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार के कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब हम इस कालक्रम को छोड़ के आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे आद्य इतिहास में। वहाँ क्या होगा? वहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होंगे ही होंगे। क्या कि देखिए, खोजों की अगर हम बात करेंगे तो खुदाई तो करनी पड़ेगी और खुदाई करेंगे तो ये धरती कुछ ना कुछ तो उगलेगी, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिलने ही वाले हैं। प्लस साथ में हमको मिल जाएंगे यहाँ पर लिखित साक्ष्य। कौन से साक्ष्य मिल जाएंगे? लिखित साक्ष्य। ठीक है, जब ये लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों में एक परेशानी हमारे जो इतिहासविद हैं वो देखेंगे कि वे इन्हें नहीं पढ़ सकते।
ना पढ़े जा सकने वाले, अब तक जिन्हें नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपके कि ऐसा काल हम देखेंगे जिसके अंदर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, औजार, हड्डियाँ, मृतभांड, ठीक है, वे सारी चीज़ें मिलती हैं और अन्य कई और साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन साथ में हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं और ये सारे लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सकते। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे हिस्टोरिक एरा की तरफ, ऐतिहासिक, जिसे मान लें इसमें अपन अगर देखें तो ये हड़प्पा काल, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति, सारी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी संस्कृति को इसके अंदर हम देख सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तब इसकी बात कर लेंगे। देन इसके बाद जब हम आगे देखते हैं ऐतिहासिक एरा में, हिस्टोरिक एरा में, हिस्टोरिक पीरियड में, तो हमको वहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, लिखित भी साक्ष्य मिल जाएंगे और इन्हें पढ़ा भी जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा, ठीक है, पढ़े जा सकेगा ये सारे। इन्हें हमारे जो मतलब जो इतिहासविद है, जो हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों ने पढ़ लिया, तभी तो हमको मालूम पड़ा कि कोई जैन साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, ठीक है, ठीक है, उसके बाद पुराण थे, ठीक है, वेद रहे होंगे। समझ में आ रही बात? तो क्या बोला मैंने आपको कि ऐतिहासिक काल वे कालक्रम रहेगा जिसके अंदर हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे जिनको पढ़ा नहीं जा सकेगा, जिनको किसी ने अब तक नहीं पढ़ पाए। आगे बढ़ेंगे ऐतिहासिक एरा में, तो ऐतिहासिक एरा में हम ये पाएंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी और पढ़े भी गए हैं, ठीक है। तो देखिए, जब कालक्रम आगे बढ़ता है तो मानव उन्नति की ओर अग्रसर होता है और उन्नति की ओर अग्रसर होने के क्रम में वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। चलो शुरू करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल को, और प्राग ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे हम, देखते हैं कि किस तरह का ये काल रहा होगा, क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस तरह से हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। बात करेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल की, ठीक है दोस्तों। देखें, प्री हिस्ट्री को हम शुरू कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। देखें, अब बात यह है कि प्री हिस्ट्री जो है, मैंने अभी आपको इसे बताया कि इस काल में केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। जब खोदा गया तो मृतभांड मिले, हड्डियाँ मिली, पर किस क्रम में मिली, भारत का क्या क्रम रहा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत के संदर्भ में जब हम इसकी खोज की बात करेंगे तो आप देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो हम सीधे मैं आपको ले चलता हूँ इसकी कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है जब हम इसको थोड़ा सा आधुनिक भारत में देखेंगे तो 1857 की एक जो है गौरवमयी क्रांति होती है, और क्रांति के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में और बड़ा सा परिवर्तन आता है और गवर्नर जनरल बन जाता है वायसराय, और प्रथम वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे भारत में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना करते हैं और पहला महानिदेशक बनाते हैं ए कनिंघम को। किसको बनाते हैं? 4 लोगों की हम बात करेंगे। ए कनिंघम, किसकी बात कर रहे हैं हम? ए कनिंघम की बनाते हैं। ए कनिंघम को पहला महानिदेशक है ना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करवाते हैं। कब? 1861 में। कब की बात है ये? 1861 की बात है, ठीक है। ए कनिंघम, इसीलिए ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक क्या कहा गया? भारतीय। पर अभी भी प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत नहीं होती है। प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है इसके 2 साल बाद, मतलब कब? 1863 में, या ये समझ लीजिए कि 1853 के 10 साल, ट्रेन चलने के 10 साल बाद जो है 1863 में
प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत होती है जब एक कनिंघम के बाद जो कैनिंग है भर्ती करते हैं अपने ग्रुप में एक नए मेंबर को, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, और ये आ जाते हैं अब किस में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। काम मिलता है खोजों का, काम मिलता है खुदाई का, और सबसे पहले ये जाते हैं तमिलनाडु। कहाँ जाते हैं? तमिलनाडु में जाते हैं पल्लवरम में। किस में जाते हैं? पल्लवरम में। और पल्लवरम में ये खुदाई करते हैं और इन्हें मिलता है भारत में पहला कोई औजार। खुदाई में पहली बार भारत में खोजा गया प्रथम औजार यहाँ पर ये प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम औजार। ठीक है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है, इसकी जांच के बाद शुरुआत हो जाती है प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है दोस्तों, किसकी शुरुआत हो जाती है? प्राग ऐतिहासिक काल की। समझ में आ रहा है आपको? और इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को, है ना, प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा गया। क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक। समझ में आया दोस्तों? प्रश्न सीधे बनता है कि प्राग ऐतिहासिक खोजों का जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, दो लोगों की ओर बात करेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, देखें, समझ में आया आपको यहाँ तक कि कौन हमारे लिए पुरातत्व विभाग का जनक है और कौन हमारे लिए प्रागैतिहासिक का जनक है। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों? प्रागैतिहासिक खोजों का जनक है। देखें, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान क्रम की। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापना की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय के हिस्से में जाता है। किसके हिस्से में आता है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के हिस्से में आता है। और उसके बाद पुरा विशेष, किसके बारे में? पुरा विशेष व बहुमूल्य संरक्षण अधिनियम या कलाकृति अधिनियम, कलाकृति पुरा विशेष एवं बहुमूल्य पुरा विशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति संरक्षण अधिनियम 1972। किसकी बात कर रहे हैं हम? अधिनियम 1972 को विनियमित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना उपकरण अगर कोई प्राप्त होता है तो उसकी प्राप्ति होती है बोरी, महाराष्ट्र से। कहाँ से? बोरी, महाराष्ट्र। समझ में आ गया दोस्तों? बोरी, महाराष्ट्र। ठीक है, जो कि 14 लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना औजार। ठीक है, सबसे पुराना पाषाण उपकरण बोल सकते हो आप, सबसे पुराना पाषाण उपकरण। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं हमारे क्रम में, तो देखो एक व्यक्ति की ओर बात करेंगे हम। देखिए किसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, समझेंगे अच्छे से। मुझे आशा है आप सभी से कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट जगाएंगे धीरे धीरे, है ना दोस्तों? आप भी जानने की कोशिश करें कि किस तरह का क्रम रहा होगा, कि कैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि चलो उठते हैं और हथौड़ी और जो है गेंदी फावड़ा लेके निकल लेते हैं और खुदाई करते हैं और क्या मिलता है उसकी जांच कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बड़ा ही लंबा क्रम रहा है इसको जानने के पीछे। बस उसी की प्रति हमारी जो उत्सुकता है उसको जगाना है, उसी उत्सुकता को जिंदा करना है और सीखना है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बात कर रहा हूँ एक और व्यक्ति की जिसका नाम है थॉमसन महोदय। क्या बात कर रहा हूँ मैं?
थॉमसन महोदय के बारे में क्यों बात कर रहे हैं थॉमसन महोदय के बारे में, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन जो, ठीक है, डेनमार्क का एक शहर है, ठीक है, डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के एक शहर में एक जो एक संग्रहालय है, संग्रहालय में कुछ वस्तुएं रखी थी। वस्तुओं की जब थॉमसन महोदय ने जांच की और जांच में उन्होंने पाया कि ये सारी वस्तुएं कहाँ से हैं, प्रागैतिहासिक काल से हैं, और गहन जांच में उन्होंने पाया कि इन वस्तुओं के आधार पर गहन जांच की गई और गहन जांचों में उन्होंने पाया कि इन प्रागैतिहासिक काल के क्रमों को हम और भी बांट सकते हैं। और किस में बांट सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया 3 भागों में बांट दीजिए, पाषाण काल, ठीक है, इसमें बांट दीजिए पत्थरों के युग में, फिर बांट दीजिए कांस्य युग में, ठीक है, कांस्य युग या कांस्य काल, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लौह युग में। किसकी बात चली जाती है, लौह युग, ठीक है। तो थॉमसन महोदय की मदद से इस बहुत बड़े कालक्रम को इन छोटे कालक्रम में बांटने का प्रयास किया गया, परंतु हमारी सुविधा के लिए हम पाषाण काल को और 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या वो 3 पार्ट हो सकते हैं, देखें, पुरा पाषाण काल, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल, और एक अंततः आखिरी में जो बनाया गया वो क्या था, नवपाषाण काल। बस दोस्तों, शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, पुरा पाषाण काल से, पैलियोलिथिक पीरियड से, है ना दोस्तों। चलो, यहाँ तक कि हमने एक भूमिका बनाई थी, भूमिका बनाने के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का क्रम देखिए। पुरा पाषाण काल की हम बात कर लेते हैं, है ना। पुरा पाषाण काल की बात करेंगे कि क्यों हम इसे पुरा पाषाण काल माने, क्या स्थान इसके अंदर रहे होंगे, क्या औजारों की प्राप्ति हुई है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं हम। तो हम शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, किसकी बात करें, पैलियोलिथिक एरा या एज लिख लो, ठीक है, पुरा पाषाण काल। क्यों माने पुरा पाषाण काल हम, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमने खुदाई करी तो हमें औजार प्राप्त हुए, पत्थर के औजार थे, तो हमने क्या माना कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे होंगे, आखेटक होंगे। कैसे होंगे, आखेटक मतलब शिकारी, ठीक है, कैसे होंगे, शिकारी होंगे, ठीक है, आखेटक थे, शिकारी थे, ठीक है, भोजन का संग्राहक थे, भोजन संग्राहक, है ना, पशुवत क्रम था, जानवर दिखा, पकड़ा, खा लिया, ठीक है। मतलब इससे क्या बात पता चलती है कि पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं, पशुपालन से अज्ञान। समझ में आई दोस्तों, कि देखिए ना, आप खुद समझिए, जंगल में घूम रहे हैं, जानवर दिखा, शिकार किया, पकड़ा और खा लिया, जो बचा गले गए उनके, ठीक है, समझ में आई दोस्तों। तो मतलब क्या, जब जानवर को देख के सीधे खाना ही है तो पालना किस लिए है, समझ में आया। तो पशुपालन से कैसे है ये, अज्ञान है। औजारों की अगर बात करें, खुदाई में औजारों की अगर बात की जाए तो औजारों का क्रम देखिए, ठीक है, क्या मिलते हैं, स्फटिक या फिर क्वार्टजाइट, स्फटिक या क्वार्टजाइट से बने औजार, ठीक है। पत्थरों का क्रम है ना, ग्रेनाइट क्या होता है, नीस क्या होता है, ये सब थोड़ा सा तो ज्योग्राफी का विषय है। जब भी हमारे क्रम में ज्योग्राफी चालू होगा तो आपको बिल्कुल इसके बारे में जानने को मिलेगा कि किस क्रम की चट्टानें कैसे जो है ग्रेनाइट बन जाती हैं, कैसे नीस बन जाती हैं, कैसे क्वार्टजाइट बन जाती हैं। तो वो एक क्या है, ज्योग्राफी का विषय है। तो ये पत्थरों का प्रकार से क्या बनते थे, हथियार उन्होंने बनाए हुए थे अपनी सुविधा के लिए। तो इन्होंने बनाए शल्क, ठीक है, शल्क बनाए, शल्क बनाने के बाद इन्होंने बनाई ब्लेड, क्या बनाई, ब्लेड, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लेड, हिंदी में कहा इन्होंने फलक,
क्या कहा? फलक। बस इसी फलक के मिलने के कारण इसको, है ना, इसको क्या बोल सकते हो आप? फलक संस्कृति भी कह सकते हो। इन्हीं फलकों के मिलने के कारण क्या कहा जा सकता है इसको? फलक संस्कृति। ठीक है, अब देखो, जब इन औजारों को खोजने का क्रम शुरू हुआ तो इन खोजने के क्रम में हमको मिली एक मद्रास संस्कृति। क्या मिली? मद्रास संस्कृति। भाई साहब, खोजा गया मद्रास संस्कृति में, मद्रास के आसपास जब खुदाई हुई, एक जैसे हथियारों का क्रम मिला। कैसा मिला? एक जैसा हथियारों का क्रम मिला, जिसको हम कह सकते हो हैंड एक्स। क्या नाम दिया? हैंड एक्स उपकरण मिले। समझ पा रहे हैं आप? हाथों से पकड़कर प्रहार करने वाले उपकरण इसके अंदर हमको मिलते हैं। जैसे हस्त कुठार मिल गया, ठीक है, हस्त कुठार के बाद कुल्हाड़ी मिल गई, ठीक है, कुल्हाड़ी मिल गई। उसके बाद क्या है? एक और गड़ासा मिल गया, ठीक है ना। किस तरह के हथियार? जैसे इस तरह के हथियार, ऐसे पत्थरों को बांध दिया, है ना, तो ये तुम्हारा देखो हस्त कुठार बन गया। फिर चौड़ा पत्थर बांध के इसकी ब्लेड बना ली, यहाँ से इसको लकड़ी से बांध लिया, क्या मिल गया आपको? इस तरह से कुल्हाड़ी बन गई, है ना। फिर देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह के क्रम में ऐसे हथियार मिले जो गड़ासा वगैरह बन गए, है ना। समझ में आई बात आपको दोस्तों? इस तरह के उपकरण मिले मद्रास की संस्कृति से, जिसको नाम दिया गया हैंड एक्स उपकरण। ठीक है, आगे बढ़ने के क्रम में मिलता है आपको चापार चापिंग पेबुल उपकरण। किसकी बात करें? चापार चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, चापार चापिंग पेबुल संस्कृति दोस्तों। ठीक है, कहाँ से मिल रही है ये? सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। ठीक है दोस्तों, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के आसपास से आपको ये चापार चापिंग पेबुल संस्कृति प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी संस्कृतियाँ इसके अंदर मिली। ठीक है, जिनको हमने खास जो संस्कृति थी उनको पढ़ा। स्थानों की अगर हम बात करें तो देखो, एक व्यक्ति, मैंने कहा था 4 व्यक्तियों की हम बात करेंगे, अब वक्त आ गया है कि हम चौथे व्यक्ति की बात करें। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ और हम बात करेंगे स्थल की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, आगे अपने दोस्तों से बढ़ाएं, क्योंकि देखो दोस्तों, मेहनत जो है वो आपके और हमारे हाथ में है। मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी तो आप मेहनत कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, है ना दोस्तों। अपने दोस्तों से बांटिए और बस आपका और हमारा साथ रहेगा। थोड़ा आप करना, थोड़ा मैं करूँगा और हम मिलके बहुत आगे बढ़ जाएंगे, है ना दोस्तों। देखते हैं, स्थल की बात करें तो स्थलों की बात करें, सबसे पहले किंग महोदय थे। किंग महोदय गए, किंग महोदय, इन्होंने शुरुआत करी किससे? अतीर पक्कम से। साउथ में एक जगह है अतीर पक्कम, वहाँ से शुरुआत की है ना। अतीर पक्कम तमिलनाडु से इन्होंने शुरुआत करी हथियारों को, औजारों को खोजने की, और इनको औजार प्राप्त भी होते गए। ठीक है, दूसरा अतीर पक्कम के बाद दूसरा स्थान है हथनोरा। किसकी बात करेंगे हम? हथनोरा। ठीक है, होशंगाबाद हथनोरा, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा घाटी। ठीक है दोस्तों, हथनोरा से क्या प्राप्त होता है? प्राचीनतम मानवीय खोपड़ी के साक्ष्य क्या मिलते हैं यहाँ से दोस्तों? प्राचीनतम मानवीय खोपड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है यहाँ से? प्राचीनतम मानवीय खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, हथनोरा, नर्मदा घाटी। ठीक है दोस्तों, अगला जो स्थान है वो है हमारे पास क्या? भीमबेटका।
भीमबेटका। कई गुफाओं का शैल चित्र समूह की कई सारी गुफाएं भीमबेटका में मिलती हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को में इसको शामिल किया 2003 में। और क्या खास बात है? और यह खास बात है कि ये जो है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तीनों पाषाण कालों की चित्रकला को अपने अंदर समेटे हुए है। ये जो मतलब गुफा समूह जो है वो बड़ा ही बेहतरीन गुफा समूह है, रंगीन चित्र हैं इसके अंदर। और ये चित्रकारी, गुफा चित्रकारी जो है, गुफा चित्रकारी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीनों कालों की चित्रकला को खुद में समेटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का क्रम में और स्थान देखते हैं। एक है मिर्ज़ापुर, बड़ा ही फेमस है, अभी तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिर्ज़ापुर भी एक ऐसी जगह है जो पुरा नव और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों के उपकरण अब खुद में समेटे हुए था। यहाँ से मिलती है चित्रकला, यहाँ से मिलते हैं उपकरण, औजार, है ना दोस्तों? समझ में आ रही बात आपको? यहीं पर जो है मिर्ज़ापुर के पास एक है बेलन घाटी। ठीक है, क्या है? बेलन नदी घाटी। और बेलन नदी घाटी से बहुत ही एक यूनिक चीज़ प्राप्त होती है। वो क्या है? अस्थियों से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा। क्या मिलती है? अस्थियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा। याद रखें दोस्तों, क्या पता प्रश्न शायद यहाँ से डायरेक्ट बन जाए कि अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा की खुदाई कहाँ से हुई, कहाँ पर प्राप्त हुई? तो आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर यूपी के निकट बेलन नदी घाटी, है ना दोस्तों? आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का क्रम ये देखिए दोस्तों, इतना आपको जो है पूरा पाषाण काल में देखना है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने सारे ही एग्ज़ामों के पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिए हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आ सकता है ना? अब बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल के बारे में, है ना? मीसोलिथिक पीरियड। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मीसोलिथिक पीरियड। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल और जुड़ जाएं मैथपुर से। नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो, जब बेहतरीन वीडियो आपके बीच में आएगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल की। इसके रिसर्चर कौन है? इसके रिसर्चर थे C.L. कार्लाइल। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र से इन्होंने रिसर्च का चालू करी और कुछ लघु उपकरण खोज निकाले। विंध्यन क्षेत्र के कुछ लघु उपकरण उन्होंने खोज निकाले। व्यक्ति बने C.L. कार्लाइल। ठीक है, C.L. कार्लाइल। ठीक है दोस्तों, C.L. कार्लाइल। देखो दोस्तों, बात क्या है कि हम इन पाषाण कालों को क्यों बांट के पढ़ रहे हैं? दिक्कत ये है दोस्तों कि बड़ा ही लंबा जो है कालखंड हमारे बीच में है। कैसा कि 25 लाख ईसा पूर्व से, है ना, 10,000 ईसा पूर्व तक हमको पढ़ना है। तो इतने बड़े कालक्रम को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? अब बस इसी की समस्या के चक्कर में हम इसको अलग बाटों में भाग के पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये पूरा पीरियड कैसा है? पाषाण एक का पीरियड कैसा है? 10 लाख
समझ में आ रही बात। तो इसको देखो, अपन ने पहला जो पढ़ा था, हमने जो पहला वाला पार्ट पढ़ा, पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक पढ़ा था, 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सॉरी माफ़ करें कि पूरा वाला जो अपना 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक था वो वाला। और ये वाला कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा कैसे, 10,000 ईसा पूर्व से लेके कहाँ तक, 1,000 ईसा। ठीक है दोस्तों, ये कालक्रम की व्याख्या है। देखेंगे दोस्तों, बड़ा कालक्रम जो है वो पिछला वाला था, कितना बड़ा कालक्रम था वो, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। कालक्रम में थोड़ी सी गड़बड़ है, कालक्रम में आपको कंफर्म करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कालक्रम को छोड़िए, अभी देखिए आगे। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हमने बात की पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने देखा कि CL कार्लाइल ने विंध्यन क्षेत्र में जब रिसर्च शुरू की तो कुछ लघु उपकरण उन्होंने प्राप्त कर लिए, और लघु उपकरणों को कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ, है ना। इन्हीं लघु उपकरण, देखो दोस्तों मानव का क्रम भी ऐसा ही रहा है कि हम शुरू से उन्नति की ओर ही अग्रसर हुए। जब बड़े हथियार थे तो पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होते थे, तो हमने उनको छोटा किया और छोटा करके हम माइक्रोलिथ पे पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो असुविधा हो रही थी उस असुविधा को उन लोगों ने दूर कर लिया। ठीक है, आखेट कार्य जो है वो चालू रहा। ठीक है, आखेट तक फिर भी रहे ये लोग, ये आखेट कार्य जो था चालू रहा। ठीक है, लेकिन आखेट कार्य चालू होने के बाद पहली बार किसी पशु को इन्होंने पाला, मतलब पशु पालन आरंभ। क्या हुआ दोस्तों, पशुपालन का आरंभ हो गया। पशुपालन के आरंभ में सबसे पहले इन्होंने पालन किया कुत्ते का। किसका पालन किया, कुत्ते का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहला पाला गया पशु कौन था, कुत्ता। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। औजार की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये बड़े बड़े औजारों को छोड़कर माइक्रोलिथ की तरफ बढ़ गए। ठीक है, माइक्रोलिथ की तरफ बढ़ गए और माइक्रोलिथ को इन्होंने अपने प्रयोग में लाया। ठीक है, फिर स्थानों की बात करते हैं, स्थान। ठीक है, स्थान जो विशेष स्थान है, 2 स्थान विशेष हैं। एक है राजस्थान में बागोर। ठीक है, क्या है, राजस्थान में बागोर और आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ यूपी। ठीक है, राजस्थान में बागोर और आदमगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश, माफ़ करें, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये दोनों क्या हैं, दोनों से ही हमको जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं, 5,000 ईसा पूर्व से रिलेटेड हैं। कैसे हैं, 5,000 ईसा पूर्व। पहले कौन सा माना गया, बागोर। सेकंड कौन सा माना जाएगा, आदमगढ़। ऑप्शन में अगर आदमगढ़ आएगी तो आदमगढ़, बागोर ना आए तो आदमगढ़ है, और अगर दोनों आ जाए तो पहले कौन आएगा, बागोर। ध्यान रखें। ठीक है, कि प्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य जो हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर, राजस्थान। ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, फिर एक और स्थल हमारे बीच में है लेखहिया। लेखहिया कौन सा स्थल है, तीसरा हमारे पास लेखहिया, है ना, इलाहाबाद यूपी। लेखहिया इलाहाबाद यूपी। सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति यहाँ से हो जाती है। क्या हो जाती है, सर्वाधिक मानव कंकाल। ठीक है दोस्तों, लेखिया से क्या मिलते हैं हमको, सर्वाधिक मानव कंकाल। फिर आती है बात चौपानी मांडो। अगला क्या स्थान है, चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो से, चौपानी मांडो में कहाँ मिलता है आपको, यूपी में मिलेगा। ठीक है, चौपानी मांडो से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है आपको भैया, मृदभांड।
मिट्टी के जो है बर्तन, ठीक है। मृत भांडों की प्राप्ति आपको चौपानी भांडों से प्राचीनतम प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अन्य स्थल भी बहुत है, देखते हैं कुछ खास अन्य स्थल। स्थल तो काफ़ी सारे दोस्तों हैं इनके बीच में, हमको याद रखना है, अगर हम अपना अपना बनाना पड़ता है, ठीक है। अन्य स्थलों की मैं बात करता हूँ। एक है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ठीक है। एक है महदहा, क्या है, एक महदहा, महदहा, ठीक। तीसरा क्या है हमारे पास, दमदमा, क्या है, महदहा और दमदमा, तीनों ही प्रतापगढ़ यूपी, क्या है, प्रतापगढ़ यूपी, ठीक है दोस्तों। कहाँ से मिलते हैं, प्रतापगढ़ यूपी में है तीनों, ठीक है दोस्तों। ओके, देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या मिला है यहाँ से, सराय नाहर राय से आपको मिलेगा स्तंभ गर्त गड्ढे, स्तंभ गर्त, मानते हैं कि लोग इनके अंदर रहते थे, स्तंभ गर्तों में गड्ढे बना के, ठीक है। इसको नहर के रूप में भी देखा गया है कई बार, ठीक है। स्तंभ गर्त मिले यहाँ से, ठीक है। युद्ध के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, पहले सबसे पहले युद्ध के प्रमाण, है ना। स्तंभ गर्त, नहरें लगभग या फिर रहने की जगह हो सकती है, और युद्ध के प्रमाण। युद्ध के प्रमाण के बाद आपको यहाँ से मिलते हैं 4 नर कंकाल, क्या मिलते हैं, 4 नर कंकाल, ठीक है दोस्तों। सराय नाहर राय से 4 नर कंकाल भी आपको मिल जाते हैं, और एक ही क्रम में 8 चूल्हे, ठीक है दोस्तों। एक ही क्रम में 8 चूल्हे भी आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर बढ़े हम महदहा की तरफ, तो महदहा में आपको मिलेंगे मृग, ठीक है, हिरण, मृग जो है, मृग सिंगों के, मृग श्रृंगों के छल्ले क्या मिलते हैं, हो सकता है कि आभूषणों के तौर पर प्राप्त किए गए हों, ठीक है, आभूषणों के तौर पर इनको देखा गया हो। मृग श्रृंगों के छल्ले, फिर हड्डियों के आभूषण, है ना, हड्डियों के आभूषण, ठीक है, समझ में आ रही बात, हड्डियों के आभूषण। और स्त्री पुरुष का युगल शवाधान, स्त्री पुरुष का युगल शवाधान कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ, इसका कोई भी सटीक प्रमाण हमारे पास नहीं है कि कैसे स्त्री और पुरुष का एक साथ युगल समाधान मिल सकता है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए कहानी बना लो कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था सराय नाहर राय। वो जो था वो गड्ढा खोदने का काम करता था। तो एक बार क्या हुआ कि लोग उसको आए रोके, तो उससे युद्ध हो गया, और युद्ध हुआ तो उसने 4 लोगों को निपटा दिया और 8 चूल्हों में जला दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप एक कहानी बना सकते हो, समझ में आ रही है। और दूसरी बात क्या, महदहा देखो, एक प्रेमिका थी, उसने अपने प्रेमी से कहा कि जाओ मेरे लिए मृग छल्ले लेके आओ और हड्डियों के आभूषण लेके आओ, है ना। और वो रहते कहाँ पे थे, महदहा में। और जैसे ही वो लेके पहुँचा तो उसकी जो प्रेमिका थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तब उसके साथ साथ उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आपको क्या मिल जाता है, स्त्री पुरुष का युगल शवाधान, ठीक है। एक है बचता क्या, दमदमा। दमदमा के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। दमदमा के अंदर आप क्या करोगे, 3 नर कंकाल आपको प्राप्त होते हैं यहाँ से, 3 नर कंकाल, ठीक है। दमदमा के अंदर से 3 नर कंकाल और 5 युगल शवाधान, 5 युगल शवाधान, ठीक है दोस्तों। ये आपको तीनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से स्त्री पुरुष का युगल समाधान, कहाँ से 5 युगल समाधान, 3 नरकंकाल, है ना, और 4 नरकंकाल, ठीक है। समझ में आ रही दोस्तों, इतनी बात आपको, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट, आज के हम अंतिम चरण की ओर तरफ बढ़ रहे हैं और हम पढ़ लेते हैं नव पाषाण काल को।
ठीक है दोस्तों, कल मैं आपको एक सटीक कालक्रम आपको इसका बता दूंगा, तो आप उस सटीक कालक्रम को भी याद कर लेना। ठीक है, कभी कभार, वैसे तो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पर कभी कभार कालक्रम पर भी सवाल बन जाते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन क्या क्या होते हैं। पुरा पाषाण काल से आप मध्य पाषाण काल में गए, मध्य पाषाण काल से एक लंबा समय मानव सभ्यता तय कर चुकी है और पहुंच चुकी है नव पाषाण काल में। कृषि की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, कृषि की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, एक बात मुझे ध्यान आती है, वो भी आप ध्यान रख लें कि जब हमने पुरा पाषाण युग पढ़ा, पुरा पाषाण काल, तब वहाँ पर आग की खोज थी। ध्यान रखें, प्रश्न कहीं गलत क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है आग की खोज तो थी पुरा पाषाण काल में, पर उपयोग नहीं आता था, उपयोग नहीं आना। ठीक है, उपयोग करना नहीं आता था, तो आग की खोज होने से कोई फ़ायदा नहीं था। आग देखी जरूर गई थी, पर उसका कभी उपयोग नहीं किया गया। तो उपयोग कहाँ किया गया, नवपाषाण काल में। ठीक है, आग का प्रथम उपयोग, ठीक है, बड़ी कठिनाइयाँ उठाते हुए मानव ने अपने शिकार को अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, ठीक है दोस्तों, किसका आविष्कार, पहिए का आविष्कार। कुंभकारी का भी ज्ञान मिला, क्या मिला, कुंभकारी के साक्ष्य, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ विशेष परिवर्तन हुए। कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, आग का प्रथम प्रयोग कर लिया गया था, कुंभकारी जो थी वो भी शुरू हो गई थी। मृदभांड तो हालांकि पहले से बन रहे थे, लेकिन मृदभांडों के बनने के क्रम में अब अच्छी तरीके की कुंभकारी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और व्यवस्थित ढंग से मानव रहना शुरू कर चुका था। देखिए दोस्तों, उगाया गया सबसे पहले क्या, जौ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जौ सबसे पहले उगाया गया, लेकिन गेहूँ सबसे पहले खाया गया। ये कैसा सवाल बना कि जौ सबसे पहले उगाया गया और गेहूँ सबसे पहले खाया गया। उसके साथ साथ मक्का भी बोई गई थी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चावल भी मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मक्का और चावल भी मिल जाते हैं, लेकिन कि ये क्या बात हुई कि गेहूँ जो उगाया गया और गेहूँ खाया गया। तो देखो दोस्तों, आज का समय भी वही है कि जौ को भी हम ज़्यादातर धार्मिक कार्यों के लिए यूज़ करते थे। तो वो लोग भी सबसे पहले जौ को जो थे धार्मिक कार्यों के लिए यूज़ करते थे। ठीक है दोस्तों, धार्मिक कार्यों में, परंतु गेहूँ को खाद्यान्न की तरह। ठीक है, समझ में आई बात, गेहूँ को कैसा, खाद्यान्न की तरह उन्होंने प्रयोग किया। समझ में आया कि जौ सबसे पहले उगाया गया, लेकिन गेहूँ सबसे पहले खाया गया, है ना। और मक्का और चावल तो थे ही। उसके बाद और क्या परिवर्तन हुए, बस इतने ही खास कुछ परिवर्तन हुए। स्थल देखें तो मेहरगढ़ की बात करेंगे सबसे पहले। स्थलों में मेहरगढ़ स्थल, ठीक है दोस्तों, स्थल की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, बलूचिस्तान पाक में है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व, क्या, 7000 ईसा पूर्व पुराना कृषि का साक्ष्य, पुराना कृषि का साक्ष्य मिलता है पुरानी खोजों के अनुसार। किसके अनुसार, पुरानी खोजों के अनुसार। किसके अनुसार, पुरानी खोजों में। ठीक है दोस्तों, अब ये पुरानी खोजें क्या है और नई खोजें क्या है। तो पहले जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि भैया
जो मेहरगढ़ है वहाँ से जो है वो मिला है वो 7,000 वर्ष पुराना है। लेकिन जैसे जैसे खोज के क्रम में हम आगे बढ़े तो मालूम पड़ा फिर नई जगह खोजी गई, और जब नई जगह खोजी गई तो उसमें हमको मालूम पड़ा कि यार और भी पुराना हो सकता है कुछ। तो फिर लहरादेव से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? लहरादेव से। कहाँ से? लहरादेव से। लहरादेव से प्राप्त हुआ 9,000 वर्ष पुराना या 9,000 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ से? 9,000 ईसा पूर्व पुराना कृषि का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ये नई खोज है। क्या है ये वाली? न्यू रिसर्च पर। ठीक है दोस्तों, न्यू रिसर्च पर लहरादेव से आपको क्या मिलता है? नई खोजों में जो है वो कृषि का साक्ष्य। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लो, मेहरगढ़ से एक चीज़ और मिलती है, पालतू भैंस के साक्ष्य भी मिल जाते हैं मेहरगढ़ से। क्या मिलते हैं? पालतू भैंस। कहाँ से मिलती है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलती है दोस्तों? मेहरगढ़ से। पालतू भैंस के साक्ष्य भी मिले आपको कहाँ से? मेहरगढ़ से। ओके दोस्तों, कोल्डी हवा एक जगह है इलाहाबाद यूपी में। कहाँ लिखूँ? ऊपर लिख देता हूँ, चलो मिटाने की जरूरत नहीं। कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद यूपी। क्या मिला यहाँ से? बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से 6500 पुराना, 6500 ईसा पूर्व पुराना कृषि का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, क्या? 6500 वर्ष पुराना कृषि का साक्ष्य मिला। तो क्या करो आप? एक काम करो, LM के रख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सबसे पहले लहरादेव से पहला वाला साक्ष्य कृषि का 9,000 वर्ष पुराना, दूसरा 7,000 वर्ष पुराना मेहरगढ़ से, तीसरा 6500 ईसा पूर्व पुराना जो है कोल्डी हवा से। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चावल की भूसी के साक्ष्य। फिर एक जगह है चिरान। चिरान कहाँ है? सारागढ़ बिहार में। अगला स्थल क्या आता है? चिरान, सारागढ़ बिहार। कहाँ? सारागढ़ बिहार। और यहाँ से क्या मिलता है आपको? हड्डियों के साक्ष्य, हड्डियों के उपकरण मिल जाते हैं यहाँ से आपको, हड्डियों के उपकरण। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है आपको? हड्डियों के उपकरण। ओके, एक लास्ट और नॉट ऑफ द लीस्ट चीज बच जाती है, कश्मीर। ठीक है, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में 2 जगह हैं, बुर्ज-होम और गुफ़ कराल। कौन सी 2 जगह हैं? बुर्ज-होम, और एक जगह का नाम क्या है? गुफ़ कराल। ठीक है, बुर्ज-होम और गुफ़ कराल। बुर्ज-होम से एक और साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे। क्या? लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, शिकार करते थे मछली का। ठीक है, गड्ढों में घर, मछली पालन व शिकार। ठीक है, गड्ढों में घर, मछली पालन और शिकार। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। कहाँ से? बुर्ज-होम से। मालिक प्लस कुत्ता, शवाधान। ठीक है दोस्तों, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, और अच्छा, बुर्ज-होम का मतलब क्या होगा? जन्म स्थान। और गुफ़ कराल का मतलब क्या होगा? कुम्हार की गुफा। क्या होगा? कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कृषि के साथ साथ कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है दोस्तों, कृषि की सब जगह अलग अलग से मिले, लेकिन साथ में कहाँ मिले? कृषि और पशुपालन दोनों आपको मिलते हैं गुफ़ कराल से। जगह के अर्थ का नाम क्या है? कुम्हार की गुफा। ठीक है दोस्तों, कुम्हार की गुफा। और इस तरह से आपके पास
पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल की संपूर्ण जानकारी अर्जित हो जाती है। ठीक है, आपका काम है इसको पढ़ना और याद करना। याद करने के लिए 2 से 3 बार वीडियो देखिए तो आपको शायद बहुत कुछ याद हो जाएगा, है ना। अन्यथा इसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, इंटरेस्ट तो आपको जगाना पड़ेगा और इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको अपने अंदर सोचना है बार बार कि यार आज हमारा जीवन इस तरह से है तो पिछला जीवन किस तरह से होगा, है ना। फिर मिलेंगे हम कल, कुछ और काल की बात करेंगे, कुछ और काल को देखेंगे जो छोटे छोटे से काल हैं, है ना। जोरवे की संस्कृति वगैरह है, लोह युग है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे या फिर एक काम करेंगे पिछले वीडियो में उसको नए अगले वीडियो में ऐड कर लेंगे। और ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैथपुर को। और ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रहेंगे हम हिस्ट्री के लेक्चर में। प्लीज़ देखते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।